हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड ही आगे एक नया लेक्चर पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम क्या, ये जो अभी हमने कंजर्वेशन की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रूव करने के लिए आ जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। ये ऐसे आता है कि यदि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा यदि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यदि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो उस पर लगने वाला बल संरक्षी बल होगा। उस पर लगने वाला बल संरक्षी बल होगा। इसको प्रूव करना है। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। if the mechanical energy of a system is conserved, then the applied force on the system is conservative। ठीक है, ये होगा। यदि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो उस पर लगने वाला बल संरक्षी बल होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो इसको एक बार पॉज करके आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ठीक है, मैं क्या चलता हूँ आगे, प्रूफ करते हैं। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सपोज एक पार्टिकल है, उसका मास है m और ये गति कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, और उसके ऊपर जो बल लग रहा है वो बल है F बल है। हमारे को ये भी पता है कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कैसी है, मैकेनिकल एनर्जी वो कैसी है, कंजर्व है, संरक्षित है, मतलब वो नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे को ये प्रूव करना है कि जो F फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये संरक्षी बल है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग एक आधी लाइन लिख लेते हैं पहले। तो लिखो, माना एक m द्रव्यमान का कण किसी बल F के अंतर्गत, किसी बल F वेक्टर के अंतर्गत गति कर रहा है। माना एक m द्रव्यमान का कण एक बल F वेक्टर के अंतर्गत गति कर रहा है। इसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। ठीक है, इसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। इंग्लिश में लिखो, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving under a force F vector. The mechanical energy of the system is conserved। तो हम लोगों को ये पता है कि एक पार्टिकल है, उसका मास है m, इस पे फोर्स लग रहा है F, और इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित है। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग ही होता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व, संरक्षित है, मतलब कांस्टेंट है वो। तो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी E जो है वो क्या होता है, एक सेकेंड मैं ऐसे लिख देता हूँ। क्या होता है, ये होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
तो ये जो है एनर्जी E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये है। और ये कैसी है? संरक्षित है, मतलब कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? चलो इसको इक्वेशन नंबर में इसको इक्वेशन नंबर आने दो। गतिज ऊर्जा के बारे में बात करता हूँ। गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 1/2 mv²। ये होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है 1/2 mv²। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब आगे देखिए, यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। बाई 1 and 2 E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करके छाप लेना, किसको कॉपी करनी हो तो। ठीक है, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, अवकलन करता हूँ। अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष अवकलन किया मैंने। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसका होगा dE/dt, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 m, ये तो रहेगा कांस्टेंट। v² का डिफरेंशिएशन होगा 2v वेक्टर, ये तो हो गया v² का, और v का होगा dv वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, ये u का du/dt। और अपने को पता है कि E जो है, E कांस्टेंट था, कंजर्व है ना। अरे E जो है मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है, ये बताया गया है क्वेश्चन में। कांस्टेंट है, नियत है, संरक्षित है, तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0, तो ये तो हो गया 0 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, mv वेक्टर डॉट dv वेक्टर अपॉन dt प्लस du अपॉन dt। ठीक है, ये क्या है? dv वेक्टर अपॉन dt क्या है? a वेक्टर है ना, क्या है? a वेक्टर। तो सिंस dv वेक्टर अपॉन dt क्या है? a वेक्टर। ठीक है, तो ये है 0 इक्वल्स टू mv वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस du/dt। ठीक है, ये क्लियर है? इसको कोई इक्वेशन नंबर लिख देता हूं मैं। दिस इज इक्वेशन नंबर, अभी इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गया? इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे बात करें, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अब देखो पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी को तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फिक्स नहीं होता फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम किस टाइप का? अगर आवेश है तो Q1Q2 अपॉन r², वैसे होगा Q1Q2 अपॉन r²। और अगर कुछ और सिस्टम है तो वहां पर अलग तरीके से होगा, r² नहीं, r Q1Q2 अपॉन r। अगर मास का है, द्रव्यमान है, तो Gm1m2 अपॉन r, इस तरीके से होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका मैं एक जनरल फॉर्म निकाल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का। देखो, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज एक सेकेंड, जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा x, y, z का फलन है। पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या मीनिंग है इसका? देखो, स्थितिज ऊर्जा तो स्थिति पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशंस पे डिपेंड करती है, मतलब कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगी। तो u जो है x, y, z का फंक्शन होगा, x, y, z का फंक्शन होगा। तो देखो, अगर कोई भी है x, y, z का फंक्शन है, तो u मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, u जो है जो किसका फंक्शन है? x, y, z का फंक्शन है, u
x, y, z का फंक्शन है। ठीक है, अब देखना हम लोग आप डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरीके का एक रूल होता है, इसको समझ लो पहले। जैसे y इज इक्वल्स टू, या ऐसा है y नहीं, मान लो कोई फंक्शन है f और f फंक्शन है x, y, z का। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल होता है, पहले इसको समझ लो, ये अप्लाई करूंगा यहाँ पे। एक फलन है f और f x, y, z का फंक्शन है। अगर x में परिवर्तन होगा, y में परिवर्तन होगा और z में परिवर्तन होगा तो f में भी परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है ना, x, y, z तीनों में अगर चेंज होता है कुछ तो f में भी चेंज होगा। जैसे f मान लो कोई फंक्शन है कि मेरे जेब में कितने रुपए हैं, f किसको रिप्रेजेंट करता है कि मेरे जेब में कितने रुपए हैं। और ये जो है x, y, z है, ये कुछ आइटम्स हैं। जैसे मैं मार्केट गया और मार्केट से मैंने 3-4 चीज़ें खरीदी। मान लो मैंने यहाँ से x है, शूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शूज़ खरीदे मैंने। y है जो मान लो मैंने खरीदा, मैंने कुछ वेजिटेबल्स खरीद लिए, यहाँ से कुछ फ्रूट्स खरीद लिए। ठीक है, 3 चीज़ें खरीदी। तो जो मेरी जेब में पैसा है वो f को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरी जेब में पैसा है वो किस पे डिपेंड करेगा, इन तीनों चीज़ों पे कि मैंने ये जो चीज़ें खरीदी है, शूज, वेजिटेबल और ये फ्रूट, ये कितने कितने अमाउंट में खरीदे। ये जितना जितना खरीदा उसके हिसाब से मेरा जो पैसा है वो कम हो जाएगा। तो वो जो पैसा है ये इसमें कितना चेंज आएगा, इसमें मान लो चेंज पैसे में df, तो ये जो चेंज है वो किस पे डिपेंड करेगा, इन तीनों पे डिपेंड करेगा, इन तीनों वेरिएबल्स पे। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब एक फंक्शन है वो 3 वेरिएबल्स पे या एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं अब लिखने वाला हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे f इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है ना, तो f अगर इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, समझना इस चीज़ को, df, f में जो चेंज होगा वो f में परिवर्तन कितना होगा, डेल f बाई डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल f बाई डेल y, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इंटू डी एक्स, डेल f बाई डेल y इंटू डी वाई प्लस डेल f बाई डेल z इंटू डी जेड। मैं z को इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, वही है z में लिखने का मेरा ये आदत ऐसा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी तरीके से तो f में जो टोटल चेंज होगा उसको df को इस तरीके से लिखा जाता है तीनों वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर भी देखो u में जो चेंज होगा, u में परिवर्तन, u में परिवर्तन, u में परिवर्तन du है तो चेंज इन u इज du, देन देखो ये du तो ये से आएगा डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल u बाई डेल z इंटू डी जेड। ठीक है, ये 3 चीज आएगी। क्लियर है, ये हो गया du का वैल्यू। अब देखना मैं इसको कुछ, ये du आ गया, ये du वाला जो वैल्यू है ना, मैं कुछ इस टाइप का टर्म बना के यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो अभी तो मैंने du निकाला, ये समझ लो मैंने कैसे किया। u को x, y, z का फंक्शन तो मान सकते हैं क्योंकि पोजीशन में डिपेंड करता है, और x, y, z का अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन होता है, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये रूल लगा के इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये समझाने के लिए बताया था, कोई छापना चाहे तो रफ में साइड में छाप सकता है ताकि आपको ध्यान रहे। बाकी ये है अपना पैटर्न। तो ठीक है, अब देखो वन सेकेंड, हाँ जी क्या बोल रहा था मैं, du का ये वैल्यू आ गया। अब देखो इस du के वैल्यू को मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। du को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, जैसे मैं अभी लिखने वाला हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, डेल u बाई डेल एक्स आई केप प्लस डेल u बाई डेल वाई जे केप प्लस डेल u बाई डेल जेड के केप, ये लिख दिया मैंने इसको, डॉट डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप प्लस डी जेड के केप। मैंने इसको ऐसा लिखा है क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म बनाना है, इसलिए लिख रहा हूं। क्यों पर ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये पहले चेक करते हैं। अगर इसको वापस से इसके साथ में ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, इसका अगर इसको वापस से डॉट प्रोडक्ट करने पर ये अगर मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि मैंने सही लिखा है।
देखो मिलता है कि नहीं, आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, आई जे से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। आई वाले से, जे वाले से, के वाले से, ये तीन टर्म मिलेंगे अपने को। तो आई वाले से मल्टीप्लाई होगा तो डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स ये मिल जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो ये पहला टर्म मिल जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो तीसरा टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसको ऐसा लिखना गलत नहीं है, सही लिखा मैंने, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर फॉर्म लेके आना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब चलो आगे। हमारे को ये पता है सिंस आर वेक्टर जो होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अगर इसका ऐसा लिख दूँ डी आर वेक्टर, तो इधर भी डी एक्स आई कैप, इधर डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये चीज़ मैं पहले भी बहुत बार कर चुका। इसका मतलब है कि ये क्या है, डी आर वेक्टर है। ये क्या है, डी आर वेक्टर। इतनी बात समझ आई? चलो ठीक है, तो अतः मैं इसको लिख रहा हूँ डी यू इज इक्वल्स टू, ये तो है डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, डेल यू बाई डेल जेड के कैप, और ये है डी आर वेक्टर। क्या है, डी आर वेक्टर। क्लियर है? अब देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें इनमें यू कॉमन ले लेता हूँ, तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। इसमें यू ले लिया मैंने बाहर, और ये डी आर वेक्टर तो है ही है, यू ले लिया बाहर। ये यू वापस से अंदर आएगा, अगर यू एक सेकेंड, यू वापस से अंदर आएगा तो वापस से हर एक टर्म के साथ में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ये मिल जाएगा। इसको मतलब इसको मैं बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, डी यू। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये डेल है क्या, डेल ही है ना ये, अरे ये डेल है ना। सिंस डेल वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, ऐसा होता है, ये होता है। तो ये क्या आ गया, डेल वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया, अतः डी यू जो आया वो क्या आ गया, वो आ गया डेल वेक्टर ऑफ यू इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। अगर दोनों तरफ मैं टी से बात करूं, अगर दोनों तरफ अगर टी से मैं, देखो यहाँ पे भी कर सकता था। यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे ये जो चल रहा है यहाँ पे मैं इधर भी डी टी लगा दूँ और इधर भी डी टी लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पर मैंने ये यहाँ पे नहीं किया, मैं अभी यहाँ पे करूँगा। ये दोनों तरफ डी टी अगर लगा दूँ मैं, तो अब देखना इसमें ये आ गया। यहाँ से देखो डी यू बाई डी टी, इसमें डी टी लगा दिया मैंने, और डेल वेक्टर u डॉट डी आर वेक्टर बाई डी टी। ये क्या, ये डी यू बाई डी टी बनाया है मैंने, क्यों? क्योंकि मेरे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 में डी यू बाई डी टी की रिक्वायरमेंट थी, तो ये वाला मैंने वहाँ पे बनाया है। तो डी यू बाई डी टी बनाया मैंने, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा इसका वैल्यू। ठीक है, दूसरी चीज डी आर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी वी वेक्टर। तो ये हो गया डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल यू इंटू वी वेक्टर। ठीक है, ये मिल गया अपने को। इसको इक्वेशन नंबर आप कुछ लिख लो, इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। इससे पहले कुछ इक्वेशन नंबर नहीं आया होगा, 3 के बाद में, 3 के बाद में नहीं आया ना, तो 3 के बाद में 4, तो 3 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 से। तो फ्रॉम 3 and 4 बाई 3 and 4, लेफ्ट साइड में 0 है, फिर है एम वी वेक्टर ए वेक्टर, ऐसा है। और ये था डी यू बाई डी टी वहाँ पे, तो डी यू बाई डी टी का हो गया डेल वेक्टर यू इंटू वी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखना इसके अंदर, हाँ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये वी वेक्टर को इधर लिख दो, या डॉट प्रोडक्ट है वी और ए का, तो वी को इधर लिख दो, ए को इधर लिख दो, एक ही बात है। तो ये एम ए वेक्टर वी वेक्टर प्लस डेल वेक्टर डेल यू वी वेक्टर इक्वल टू 0, इस 0 को उधर लिख दिया मैंने।
ये क्या है, एम ए वेक्टर क्या है, फोर्स है, एफ वेक्टर, एक सेकेंड इसको ऐसे मत लिखो, पहले ऐसे लिख लो, एम ए वेक्टर, वी वेक्टर दोनों में कॉमन ले लो, ये वी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब ये टर्म भी 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगा, मतलब या तो इनमें से एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। अब वेलोसिटी तो 0 होगा नहीं, वेलोसिटी तो 0 होगा नहीं। वेलोसिटी क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी को 0 मान लिया तो फिर मोशन कहाँ कर रहा है, गति नहीं कर रहा ना फिर तो वेलोसिटी 0 नहीं कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी 0 मान लिया फिर गति नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा तो हम स्टडी किसका कर रहे हैं फिर, अगर मोशन में ही नहीं है तो वेलोसिटी को 0 नहीं माना, इसका मतलब ये 0 है, इसका मतलब ये 0 है, ये 0 है, और ये 0 होने का मतलब है ये तो बल है ना, ये तो फोर्स है, ये तो है फोर्स प्लस डेल वेक्टर u इक्वल्स टू 0। एफ वेक्टर को ऐसे लिख लो, इसको इधर माइनस डेल वेक्टर u, ये मिल गया। ये क्या मिला, ये मिला नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के बराबर है, मतलब स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक प्रवणता बल के बराबर है। ये किसके लिए होती है, ये संरक्षी बल के लिए ही होता है। ये जो थ्योरम पहले पढ़ी थी ना हमने 2-4 लेक्चर पहले, ये संरक्षी बल के लिए ही होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। इसका मतलब हमने प्रूव करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कि फोर्स इसके बराबर आ गया। तो ये चीज़ तो ये रूल तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लाई होता है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, तो इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये संरक्षी बल है, जो हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते हुए लेके आ रहे थे, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है, कांस्टेंट है, ये मान के हमने ये सारा डेरिवेशन चालू किया था, और हम लोग फाइनली पहुंच गए यहाँ पर। तो ये जो फोर्स है ये संरक्षी बल के रूल को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स की एक थ्योरम को प्रूव मान रहा है ये। इसका मतलब है कि ये कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, अतः बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर है। अतः बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर है। अतः बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर है, जो कि संरक्षी बल के लिए होता है। अतः बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर है, जो कि संरक्षी बल के लिए होता है, जो कि संरक्षी बल के लिए होता है। अतः यह बल संरक्षी बल है। अतः यह बल संरक्षी बल है। Here force is equal to negative gradient of potential energy. Here force is equal to negative gradient of potential energy. Here force is equal to negative gradient of potential energy. Here force is equal to negative gradient of potential energy. So here force is equal to negative gradient of potential energy. So here force is equal to negative gradient of potential energy. Which is property of conservative force. Which is property of conservative force. Which is property of conservative force. So this force is a conservative force. So this force is a conservative force. ठीक है, तो हमने ये प्रूव भी कर लिया कि अगर मैकेनिकल एनर्जी, अगर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, अगर यांत्रिक ऊर्जा कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, तो हमारा जो लगने वाला जो फोर्स है, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, वो संरक्षी बल होगा। इसका उल्टा भी है, अगर संरक्षी बल लग रहा है तो एनर्जी कंजर्व होगी, अगर एनर्जी कंजर्व है तो बल संरक्षी होगा। फोर्स कंजर्वेटिव है तो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा, संरक्षी बल होगा। ठीक है, क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें पोर्शन और बचा, यूनिट एंडिंग की तरफ चल रही है। ठीक है, ओके।